नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। जोशी जी ने आईना दिखाकर हिसाब चुकाया। दूसरा, विदेश नीति में अनिर्णय में एक्सीडेंट तय है। तीसरा, मणिपुर में पानी पड़ेगा या पेट्रोल। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर माह आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, जोशी जी ने आईना दिखाकर हिसाब चुकाया। मुरली मनोहर जोशी साहब, जो फिजिक्स के प्रोफेसर साहब रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 91 वर्ष के हैं। एक समय जब ये कश्मीर गए थे झंडा फहराने लाल चौक में, तो इनके असिस्टेंट के रूप में नरेंद्र मोदी जी इनके साथ गए थे। बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, रिस्पेक्टेड हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, और मोदी जी ने उनको रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में डाल के उनको किनारे कर दिया है। अभी आरएसएस के 100 वर्ष हुए हैं, उसी के रनअप में आरएसएस वर्कशॉप कर रही है, लोगों से मिल रही है, आपस के संगठन को ला रही है। उसी में एक वर्कशॉप में 6 अलग अलग संगठन थे आरएसएस के, उस पर जोशी जी को बुलाया गया और जोशी जी ने उसमें एक प्रेजेंटेशन दिया। डिटेल प्रेजेंटेशन था, उसमें 70 स्लाइड थी। तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि उस पर तैयारी हुई होगी। उस पर मतलब कोई ये ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, कोई ऐसा नहीं चलते फिरते कोई किसी ने पूछा तो कोई रिमार्क दे दिया, नहीं। आगे 70 स्लाइड्स हैं। तो और जोशी जी जैसे मतलब परिपक्व अनुभवी नेता हैं, तो वो जो भी बात कर रहे थे वो उन्होंने आईना ये दिखाया। उन्होंने 2 चीज़ें कही, उन्होंने 2 टर्म कहे। उन्होंने कहा है डी ग्रोथ, उन्होंने ग्रोथ के अलावा एक डी ग्रोथ होती है, और एक उन्होंने बात कही है क्लाइमेट इमरजेंसी की। इस समय क्लाइमेट इमरजेंसी की बात उन्होंने खास करके जो उत्तराखंड में हो रहा है या जो बाढ़ आ रही है उसको लेके कही है। उन्होंने कुछ चीजें ये कही हैं कि जो ये एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमर्त्य सेन साहब जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और जो जिनसे बीजेपी को बहुत ही कष्ट है, मतलब बीजेपी उनको बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि फूटी आंख नहीं सुहाती है, उन्होंने लगातार अमर्त्य सेन के बहुत सी चीज़ों को कोट किया, उनके यहाँ से लिया। और उनका कहना यह है जोशी जी का मुख्य रूप से कि जो आर्थिक विकास है वो किसी भी कंट्री का अकेला ध्येय नहीं हो सकता है कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, हम इतने ट्रिलियन, हम इतने ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन। और उन्होंने सारी चीज़ को अपने आंकड़ों से भी हैंडल किया। उन्होंने जैसे एक फिगर दी, उन्होंने कहा कि भाई अभी हम बहुत खुश हुए, हमने कहा कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो गए, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो उन्होंने आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, हमारा पर कैपिटा इनकम $2,878 पर ईयर पर व्यक्ति है और जापान का $33,955 पर व्यक्ति है। कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जबरदस्ती के लिए ढोल पीटना कि हमने जापान को पछाड़ दिया और हम आगे हो गए, ये गलत बयानी है और ये किसी भी उसका ये वो नहीं हो सकता है। ये जो कार्यक्रम चल रहा था, इन्होंने उसको संघ अर्थ समूह को एड्रेस किया था। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो कह रहे हैं कि वी फेल्ड इन एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर में पूरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा जो हमारी स्ट्रेंथ थी हम उसकी जगह हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे लग गए हैं, हमने अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इग्नोर किया। ये सब चीज़ें उन्होंने इस सम्मेलन में कही। उन्होंने वेल्थ इनइक्वालिटी की भी बात की कि किसी के हाथ में ज़्यादा पैसा है, वो सब उन्होंने वो सारी चीज़ें कही जो एक तरह से विपक्ष कहता आ रहा है। और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ भागवत जी भी थे प्रेजेंट। भागवत जी ने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ बता दिया, कह दिया है और आप लोग इस पर विचार करिए।
लेकिन जो बात संभालने का काम किया वो होसबले साहब ने किया। होसबले साहब ने कहा कि भाई देखिए, ये कोई सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं है, आप इसको ऐसे मत सोचिए। अरे भाई, अगर पॉलिसी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं तो क्या नेहरू का? वही बात कि नेहरू जिम्मे, कुछ इस तरह की बातें होसबले जी को वहां करने की कोशिश करके इसको रफा दफा करने की बात की है। लेकिन जो बात हुई है वो बिल्कुल साफ हुई है। मुरली मनोहर जोशी ने ये साफ बताया है कि आर्थिक फ्रंट पे पूरी तरह से मोदी सरकार विफल नहीं है। वो डिटेल बहुत सी जगह है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। विदेश नीति में अनिर्णय से एक्सीडेंट होना तय है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी चीन गए, एससीओ की मीटिंग, और खूब चीन के साथ किए और थर थर कांपे ट्रंप, और अब साथ हो गए, और क्या मतलब कुछ इस तरह से बताया गया कि वो मतलब कितनी बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग दिखाई भी, मोदी जी कितना हंस बोल रहे हैं, ठिठोली हो रही है, हा हो रहा है चीनी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये सब हुआ। लेकिन चीन का विक्ट्री डे होता है, वो 3 सितंबर को, जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर चीन एलाइड के साथ था, जब जीती थी, तो 3 सितंबर को वो अपना विजय दिवस मनाते हैं। 80 साल पूरे हो रहे थे और इस बार उन्होंने उसको बड़े स्केल पे मनाया है। देखिए, ये जो चीन ने किया, ये कोई अब कोल्ड वॉर का जमाना नहीं है। एक समय कोल्ड वॉर होती थी, मतलब अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ही साइड थे, लेकिन आपस में एक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। आज चीन में आज चीन खुल्लम खुल्ला सामने चैलेंज कर रहा है, साफ बता रहा है कि हम कहां हैं। भारत कहां है, इस पे बात करने से पहले कुछ चीजें आपको इसलिए बता दें कि वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो काम ये किया चीन ने, अपना जो डिफेंस, जो रक्षा तंत्र है, उसका जो माइट है, उसकी जो ताकत है, उसका डिस्प्ले चीन ने किया, जिसको शी जिनपिंग साहब ने उसकी सलामी ली और ये सब दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाया। दुनिया को दिखाया भी और कुछ लोगों को डराया भी। ये दोनों काम उन्होंने किए अपने डिस्प्ले के साथ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक तरह से अमेरिका के उसका जवाब, हम कहाँ हैं, ये सब बताया। उन्होंने अपने भाषण में लगातार, वो जो भाषण था जिनपिंग साहब का, उन्होंने कहा कि आज जस्टिस और ईविल, फिर उन्होंने लाइट और डार्कनेस की बात कही, उन्होंने प्रोग्राम और रिएक्शन की कही, और उन्होंने कहा कि एक चीज जान लीजिए, जो ये दुश्मन की नफरत है ना, इससे आज चीनी फिर एकजुट हो गए हैं। और उनका इशारा साफ साफ अमेरिका की तरफ था। उन्होंने कहा आज इंसानियत के सामने उन्होंने इंसानियत की लीड लिया। अच्छा, उन्होंने करीब 26 राष्ट्राध्यक्षों को जमा कर लिया था। एक तरफ पुतिन थे, एक तरफ नॉर्थ कोरिया के थे, ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष, ये सारे लोगों को उन्होंने जमा कर लिया था वहां पे। उन्होंने कहा कि आज जो दुनिया है, जो इंसानियत है, उसके सामने 2 चॉइस है, शांति या युद्ध। उनका संवाद या मुकाबला मतलब कन्फ्रंटेशन। उन्होंने कहा कि एक तरफ विन विन है, एक तरफ जीरो है। उनका यह था कि सहयोग करेंगे या, और वो अपने को शांति की तरफ, संवाद की तरफ ही प्रस्तुत कर रहे थे। साथ में उन्होंने एक काम जो ये डिस्प्ले हुआ, जो प्रमुख एंटी अमेरिकन जितने लोग हैं, जो साफ साफ हैं, उस पे उन्होंने अमेरिका को दिखाया है कि अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वहीं से पुतिन ने भी कहा कि भाई, पुतिन का कहना यह था कि यूक्रेन ने अगर शांति की वार्ताएं नहीं मानी तो हम उसको मिलिटरली, हम उसको आक्रमण करके उसको, इस युद्ध को उस तरह से समाप्त करेंगे। या तो आप वार्ता के थ्रू समाप्त करिए, नहीं तो हम युद्ध के थ्रू इस युद्ध को समाप्त करेंगे। इस तरह की धमकी भी पुतिन दे के गए हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर किया है चीन ने, उसने ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि एशिया का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। एशिया के नेतृत्व, हम विश्व गुरु की बात, भले ही हम विश्व का नेतृत्व करने के दम भरते रहें, लेकिन एशिया का नेतृत्व वो कर रहे हैं। अब जैसे ट्रंप जी की आदत है, ट्रंप जी ने इस पर तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना उस पर तुरंत किया कि
जो सरकास्टिक उन्होंने कहा कि भाई पुतिन और किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया के हैं उनको मेरा अभिवादन और माय ग्रीटिंग्स। फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि आप लोग यूएसए के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र कर रहे हो। लेकिन भैया एक चीज ये बताइए ट्रम्प जी, पुतिन से तो मिलने अलास्का आप गए थे, दौड़े दौड़े आप मिलने गए थे, तो षड्यंत्र आप क्या कर रहे थे अंदर? आप 3-4 घंटा बाद भी किए। हम सबको याद है किम जोंग से मिलने कौन गया था, कौन अमेरिकी राष्ट्रपति गया था। हम सबको यह भी याद है कि किसने अपने स्वेरिंग इन के लिए, शपथ ग्रहण के लिए जी जिनपिंग साहब को बुलाया था आपने कि आ जाइए भाई शपथ ग्रहण। आपने अकेले एक ही वर्ल्ड लीडर को बुलाया था, वो उन्होंने मना कर दिया था। तो आप किसको, मतलब किस बात का कर रहे हैं? फिर ट्रम्प जी ने कल उल्हाना दिया कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमने चीन की इतनी मदद की थी, उनको जो विदेशी शक्तियां थी उनसे उनको मुक्ति दिलाई थी। जापान का एक बड़ा हिस्सा था और जापान हारा था वर्ल्ड वॉर 2 भाई, जापान हारा था वर्ल्ड वॉर 2, तो उन्होंने मुक्ति दिलाई। अब उसकी भी वो अपने ऊपर वाहवाही ले रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका लगातार ताइवान का सपोर्ट करता रहा था। मतलब यूएनओ में जो रिप्रेजेंटेशन था वो ताइवान का था, रिपब्लिक ऑफ चाइना का था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इस समय का चीन जिसको हम लोग बोलते हैं उसका नहीं था। 47 के बाद उसको 70-71 में, मतलब करीब 24-25 साल लगे यूएन का वो। आप ये जब कैसे कह सकते हैं? ट्रम्प ये सब जो बात कह रहे हैं वो गलत है। अब भारत के पास, जिस रेफरेंस में मैंने कहा था, भारत के पास मेरे हिसाब से 3 रास्ते हैं। पहला यह है कि या तो यूएसए के साथ जाके खड़ा हो जाए कि भाई हम यूएसए के साथ खड़े हैं, या ये जो चीन वाले एक ये जो बन रहा है इनके साथ खड़ा हो जाए, जो ब्रिक्स वाले नेशन है और जिसमें चीन जिसको लीड कर रहा है, एससीओ के साथ बिल्कुल खुल्लम खुला खड़ा हो जाए कि मैं इसके साथ हूं या यूएसए के साथ हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अपना एक जो नॉन अलाइन वाला है कि हम इनके साथ भी नहीं इनके साथ, वो साफ करे, सार्क को शुरू करे इस शक्ति के रूप में, या तो वो ले। हम क्या कर रहे हैं कि हम चौथा ऑप्शन कर रहे हैं कि ना हम सार्क रिवाइव करेंगे, ना नॉन अलाइन रहेंगे, ना हम चीन कह रहा है तो वहां से जल्दी से भग आएंगे कि कहीं हम बाकी सारे लीडर वहां रुके। एससीओ के सारे लीडर 3 के लिए रुके थे भारत को छोड़ के, हम लोग जल्दी से आ गए, नहीं हम वहां नहीं करेंगे, अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। अब समझना थोड़ा यह है कि जो विदेश नीति है ना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश का जो बहुत सी चीजों से रिलेटेड है। एक और चीज आपको सुन के ताज्जुब होगा, मतलब एक सैनिक अगर मोर्चे पे लड़ता है, कितने सैनिक हैं, चोट लग जाती है, चलने की स्थिति नहीं है। मेजर शैतान सिंह जैसा एक नहीं, हजारों इस तरह के फौज में उदाहरण हैं, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन देश की अगर बात आ रही तो लड़ रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। हमारे एस जयशंकर साहब इस ट्रिप पे नहीं गए थे, उनकी तबीयत खराब थी। क्या तबीयत खराब थी नहीं मालूम, जुकाम था, खांसी था, गले में खराश थी, हरारत थी, पेट छूट गया था, पेट बंद हो गया था, मतलब पेट साफ हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये किसी को नहीं पता है। उनको नहीं ले गए थे मोदी जी। अब मोदी जी की जो ये एक दिक्कत है ना कि वो उस ऑफिस को ही छोटा कर देते हैं। पहले ही एक तो एस जयशंकर साहब को लाके वो छोटा कर दिया, सुषमा स्वराज जब बनी थी तब भी वो यही काम करते थे, वो खुद ही फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उनको फॉरेन मिनिस्ट्री का फिर चार्ज फुल टाइम खुद ले लेना चाहिए। आप इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, एस जयशंकर साहब को चाहे बुखार आए और चाहे उनकी सर्जरी होनी हो, उनको बैंडेज बांध के, प्लास्टर लगा के, पेट में पट्टी बांध के उनको तो वहां उस दिन खड़ा होना ही था। ये कहना कि भारत के विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ नहीं जा पा रहे, उनकी तबीयत खराब है, ये जरा गले नहीं उतरता है। तो हमारी जो ये दिक्कत है कि हम विदेश मंत्री का ही छोटा कर दिए। मैं एक चीज ये कंपैरिजन के तौर पे सिर्फ आपको एक चीज बता दूं, हम एक अजीब सा देश हो गए हैं जहां पे एक बहुत ही पॉलिटिकली लाइट वेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये याद रहना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए, बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हाथ दोनों हाथ में लड्डू हैं।
उधर वो जाके अमेरिका भी उसको बुला रहा है, आओ आओ आओ, उसके साथ भी घूम रहा है, चीन के साथ भी घूम रहा है, उसकी बल्ले बल्ले है। उसका जो प्रेजेंट विदेश मंत्री इशाक दर, बड़े पॉलिटिशियन, और पाकिस्तान ने अपने विदेश, हमारे यहां भी ऐसे होता था, हमारे यहां भी जो जितने प्रधानमंत्री रहे वो विदेश मंत्री रहे, हमारे यहां बहुत हैवी वेट होते थे, स्वर्ण सिंह होते थे, मतलब हैवी वेट विदेश मंत्री होते थे। ये एक मोदी जी ने नया कर दिया कि नौकरशाह को ऐसी बना दो किसी को भी। पाकिस्तान में याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो जब 65 की लड़ाई हुई तब भी विदेश मंत्री थे, जब 71 की लड़ाई हुई तब भी विदेश मंत्री थे, फिर उन्होंने आके उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे जब लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन तब तक विदेश मंत्री थे। और एक चीज में, वो भारत के पक्ष में नहीं है लेकिन फिर भी समझना चाहिए, हाजी पीर दर्रा हमने 1965 के अगस्त में उस पर कब्जा कर लिया था। उरी और पुंछ जो रास्ता 40 किलोमीटर जिसके बीच की दूरी है, जो उस समय आज भी उसको कब्जा कर लिया था। 40 किलोमीटर की दूरी में हम 2 घंटे में पुरी से पुंछ जा रहे थे, जिसको आज हमें 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। और वो हमने कब्जा करके हम उसमें बैठ गए थे, पूरा उस एरिया को हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अंदर घुस गए थे। ताशकंद में हमने उसको वापस दे दिया। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं अच्छा था बुरा था गलती थी, लेकिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ये क्रेडिट आपको देनी होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको जैसे भी किया, रशिया से किया, अमेरिका से किया, भारत से किया, कन्विंस किया, मुझे नहीं मालूम। 71 पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, भारत आके शिमला समझौता जो हुआ उसमें सारा फायदा शिमला में समझौते में, वो ठीक है, अगर वो बहुत सी उससे रिलेटेड चीजें हैं कि शेख मुजीब को रिलीज नहीं करते तो क्या होता क्या नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं, अपने आपने विदेश मंत्री को इतना हल्का कर दिया है कि उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं शुरू हो रही हैं। जो मेरी समझ है, आपके पास अनिर्णय वाला ऑप्शन है ही नहीं। नो डिसीजन इज भी, कई बार ये होता है कि एक डिसीजन हम वी टेक नो डिसीजन बिकॉज एज अ डिसीजन हम नहीं लेते, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि हमने निर्णय लिया कि हम कोई निर्णय। यहां पे ऐसा नहीं है, अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, गाड़ी इधर या उधर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट तय है। तो आपको एक पक्ष रखना होगा, आप जो भी पक्ष रखें, आप चीन के साथ जाना चाहते हैं, चीन के साथ जाइए, देश को तैयार करिए। शास्त्री जी ने देश को तैयार किया था, कहा था कि भाई पैसा अन्न नहीं है, एक टाइम खाना हम लोग एक हफ्ते में नहीं खाएंगे, देश तैयार हुआ था। आप तैयार करिए देश को, कहिए हम चीन के साथ जा रहे हैं, आप फुलझड़ी चीन की छुड़ाओ, वो तो हम छुड़ाते ही हैं। या आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं तो अमेरिका के साथ जाइए, कहिए कि चीन का, आप कहीं तो कोई क्लैरिटी लाइए ना। आप कभी कहते हैं टिकटॉक बंद कर दो, तो कभी कहते हैं वो बंद कर दो। आप करना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, और उससे अनिर्णय अब आप नहीं ले सकते। यू मस्ट टेक सम डिसीजन। तीसरा, मणिपुर में पानी पड़ेगा या पेट्रोल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर से एक बार कोशिश शुरू हो रही है मणिपुर के हल को सुलझाने की। 13 सितंबर को संभवतः मोदी जी की विजिट हो रही है मणिपुर में, उससे पहले बहुत नेगोशिएशन चल रहा है दिल्ली में कुकीज़ के साथ, क्योंकि कुकीज़ के साथ उन पर सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने की बात हो रही है कि भाई इसको साइन करो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से हो रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो असली समस्या वहाँ पे है, जो बीजेपी ये नफरत की राजनीति करवाती है ना, कि अब मणिपुर में नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैती और कुकी एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। वो नफरत कैसे कम होगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं मालूम है, लेकिन इस नफरत के बीज जहर को फैलाने वाले लगातार बीजेपी ने इस पे काम किया और आज वो है। आज दिक्कत क्या है, बीरेंद्र सिंह को आपने कब हटाया? बीरेंद्र सिंह को आपने 9 या 10 फरवरी 2025 में हटाया, क्योंकि आप जब अमेरिका जा रहे थे 12 फरवरी को आप अमेरिका पहुंचे, तो आपको डर यह था कि वहां कहीं पूछा ना जाए कि बीरेंद्र सिंह, आपने इसलिए हटाया। बीरेंद्र सिंह के माध्यम से एक ग्रुप के हैं मणिपुर के जो आपस में जिनका इतना झगड़ा चल रहा है, एक ग्रुप को समर्थन करते हैं। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का रोल निष्पक्ष नहीं है, वो पूरी तरह से बैक करते हैं वीरेंद्र सिंह को, जो एक गुट विशेष के नेता के तौर पे हैं। और
फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम मणिपुर की, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसको डंडे से नहीं ठीक कर सकते हैं, जो डंडे से ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसका सलूशन राजनीतिक होगा। आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको एक बार विश्वास जीतना होगा, क्योंकि आप वहां जाएंगे और आप योजनाओं का घोषणा कर देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये घोषणा कर दी। घोषणाओं से नहीं होगा, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली सॉर्टेड आउट, और लंबा सफर है। आपको मरहम लगाना होगा, लोगों में विश्वास जगाना होगा, तभी मणिपुर में कुछ होगा। नहीं तो मणिपुर जैसा जल रहा है उसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट होगा। ये अगर आपने उसमें ठीक से ट्रीट नहीं किया तो कोई ऐसा होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।